देखो बच्चों, हम लोगों ने आपको बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बताया था, फिर हमने आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बताया। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और बाइंडिंग एनर्जी में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से डिसाइड होता है कि कोई सा एक न्यूक्लियस कितना ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, किसी की बाइंडिंग एनर्जी अच्छी है, बट हमारी मेन वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती। क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। कैसे निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन? हम किसी भी एटम की बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन मतलब मास नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ जाता है। अब क्या है, देखो बच्चों, जब साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे इस सेक्टर में, न्यूक्लियर साइंसेज में, तो उनको बाइंडिंग एनर्जी की जब आइडिया लगा, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का जब उन्होंने आइडिया लगाया, तो फिर उन्होंने देखा चलो एक काम करते हैं, जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन की हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकाली, उन्होंने इस तरीके से हर एक एटम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकाली और एक ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहते हैं। अब इस ग्राफ में क्या होता है बच्चों, वाई एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हम ले लेते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और एक्स एक्सिस पे मास नंबर ले लेते हैं। मास नंबर मतलब हर एटम का हमें प्लॉट करना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, खैर सबका एक एक करके क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे। तो सभी एटम्स का हम प्लॉटिंग करते हैं। तो वैसे तो हमने ज़्यादा पॉइंट शो नहीं किए बच्चों, बट इस तरीके से कुछ ग्राफ दिखाई देता है। जैसे आप पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ते हो तो आप हर एक एटम की बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालने के बाद उसको किस पे प्लॉट कर दो, ग्राफ पे प्लॉट कर दो, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलता है। तो अब ये ग्राफ बनाया क्यों गया था, इसका कोई आंसर दे सकता है? बताओ क्यों इस ग्राफ को बनाया क्यों गया था? इससे हमें हर एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पता चल। ये पहले तो बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है। दूसरी बात ये, हमें इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व से क्या आइडिया लगता है? स्टेबिलिटी का। हाँ, चूंकि एक तरीके से किसका आइडिया लगता है? स्टेबिलिटी का। अब देखो, जैसे हम बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व जब हमने ड्रॉ किया, पहले तो देखो हमने जब कर्व ड्रॉ करते हैं तो उस टाइम हम लोग कुछ दिमाग नहीं लगाते हैं, सीधे सीधे वैल्यूज़ को प्लॉट कर देते हैं। जो वैल्यू कैलकुलेट की हमने प्लॉट की, ऐसे ऐसे कुछ वैल्यूज़ आई हमारे पास, तो हमने प्लॉट कर दिया। जब वैल्यूज़ को प्लॉट कर दिया जाता है ग्राफ पे, तो प्लॉटिंग के बाद हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसको स्टडी करते हैं कि आखिर ये वैल्यूज़ आई है तो क्यों आई है, ये कैसी दिख रही है। तो दो चीज़ें हम स्टडी करते हैं, पहले तो फीचर क्या है, बाद में देखते हैं कंक्लूजन क्या है। तो फीचर में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से ग्राफ आया है, मतलब कैसा है, कम है, ज़्यादा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ बताते हैं फीचर में, और कंक्लूजन में ये बताते हैं कि किस कारण की वजह से ऐसा हुआ होगा, या फिर इससे क्या हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसके फीचर देख लेते हैं। ऑल्दो फीचर तो ग्राफ देख के ही पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स इधर बताओ बच्चे, आपको ये ग्राफ दिख रहा है, तो यहाँ मास नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, ये छोटे न्यूक्लियस की है, जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा ग्राफ आ रहा है। तो अगर हम आपसे पूछें इसके बारे में, ग्राफ से देख के आपको क्या लग रहा है, तो आप क्या बताओगे, क्या समझ में आता है इस ग्राफ को देख के? बाइंडिंग एनर्जी आयरन तक बढ़ती है, हाँ, उसके बाद कम होने लगती है जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है। तो देखो बच्चे, बिल्कुल सही बात है। तो स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा सा ऐसा अप डाउन हो रही है थोड़ी बहुत, बट इससे लग रहा है कि जो बहुत छोटे न्यूक्लियाई हैं, जैसे कि हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, उनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर आयरन तक क्या होती है, वो काफ़ी बढ़ जाती है, मैक्सिमम वैल्यू आती है, उसके बाद वैल्यू घटने लग जाती है। बट इसको ना जो एनसीईआरटी वाले हैं या फिर आमतौर पे साइंटिस्ट 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक वो कहते हैं कि जो 30, जिनका मास नंबर 30 से कम होता है, मतलब यहाँ से इधर वाले, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। और एक बीच का रीजन आता है जिनकी बाइंडिंग एनर्जी लगभग ज़्यादा डिफरेंस में नहीं है। फिर बाद में जो थोड़ा हैवी न्यूक्लियस हो जाते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी फिर से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसको कुल मिला के वो 3 पार्ट में, 3 सेगमेंट्स में वो लोग स्टडी करते हैं। पहले वो जिनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, बीच वाले वो जिनकी बाइंडिंग एनर्जी लगभग स्टेबल है, और तीसरे वो जिनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, काफ़ी कम हो जा रही है। देखो यार, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम वगैरह होने का कारण जो है, ऑल्दो ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। फिलहाल देखो, जब हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व की स्टडी करते हैं ना, तो इसके अंदर हम मतलब ये कोई कमेंट नहीं करते कि कारण क्या है। देखो जैसे मान लो, सबसे पहले हम 3 लेते हैं, 0 से 30 मास नंबर तक के लिए, फिर 30 से 170 मास नंबर तक के लिए, फिर मोर देन 170।
क्या है ये 3, हाँ वो एलिमेंट्स जिनका मास नंबर 30 के अंदर अंदर है उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, यहाँ तक आ गए। फिर जिनकी 30 से लेके 170 तक होती है उनकी वैल्यू ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती। फिर और जिनकी वैल्यूज़ होती हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये स्टडी है, अब क्यों होती है, कारण क्या है, ये बाद में देखेंगे। तो बच्चे फीचर समझ में आ गया आपको, ये फीचर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े। जब हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व की स्टडी कर लेते हैं, मतलब फीचर देख लेते हैं, तो कुछ कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन में सबसे पहला कंक्लूजन बच्चों आप लोगों ने सही बताया कि सर यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा न्यूक्लियस है, आयरन का न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल है और वो इजीली टूटेगा नहीं, अपने आप नहीं टूटेगा, क्योंकि बेसिकली उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा है। बट ये तो एक पॉइंट हो गया, बाकी पॉइंट्स क्या हैं? बाकी पॉइंट ये है कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, जो लाइटर है, और जो हैवियर है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। अब कारण क्या है कि इस प्रकार का चेंज देखने को क्यों मिल रहा है? देखो, इस प्रकार का चेंज इसलिए देखने को मिल रहा है, हम आपको बताते हैं। जब हम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। मतलब परिवार की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। फैमिली बढ़ती है तो अच्छी बात है, अब बढ़ती जाती है। अब देखो बच्चे, फैमिली मेंबर ज़्यादा है, देखो सुनो, तो न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा फैमिली मेंबर होंगे तो ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। बट क्या होता है, एक लिमिट से ज़्यादा फैमिली बढ़ जाए तो बच्चे फिर हो जाती है आफत। अब यहाँ तक तो फैमिली बढ़ रही थी, इंटरेक्शन बढ़ रहा था, अच्छी बात थी, न्यूक्लियॉन्स से इंटरेक्ट कर रहे थे। बट जैसे ही हम हायर मास नंबर पे शिफ्ट हो जाते हैं, इधर आने लग जाते हैं, तो इतने ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स हो जाते हैं। क्या होता है बच्चों, इतने ज़्यादा न्यूक्लियॉन हो जाते हैं, मतलब फैमिली आबादी इतनी बढ़ जाती है कि एक न्यूक्लियॉन इधर है और एक प्रोटॉन, मतलब एक इधर, दूरी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपस का इंटरेक्शन वो डायरेक्टली इजीली नहीं कर पाते। मतलब आपको पता होगा, फैमिली अगर थोड़ी बड़ी हो तो अच्छी बात है, और बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो दिक्कत आ जाती है। तो अच्छे इसी तरीके अगर न्यूक्लियॉन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो न्यूक्लियर साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और न्यूक्लियर साइज के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से उनके बीच की दूरियां भी बढ़ जाती है। मतलब अगर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हों तो जब अगर ये वाला न्यूट्रॉन इस प्रोटॉन के बीच में इंटरेक्शन हम देखें तो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, क्योंकि इनके डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब देखो अच्छा, जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में जो इंटरेक्शन होता है ना, उसमें भेदभाव नहीं होता। ऐसा कहते हैं कि प्रोटॉन जिस इंटरेक्शन से एक दूसरे को बाइंड करके रखता है, ऐसे ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को बाइंड करके रखता है, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से देखने को मिलता है। अब जैसे ही न्यूक्लियॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी तो उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। कैसे होते हैं, शॉर्ट रेंज। तो जब ज़्यादा न्यूक्लियॉन की संख्या बढ़ जाएगी, जैसे मान लो आप लोगों के ग्रुप में अगर 2-3 दोस्त हो तो अच्छी बात है, अगर 15-20 दोस्त हो तो सब एक दूसरे से डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है बच्चों कि दिक्कत आना चालू हो जाती है, और न्यूक्लियस की उल्टा स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। अब ये कारण हमने इसका जाना। बट इसके बाद ये इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, तो देखो बच्चों, हम लोगों ने न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन, दो फिनोमेना पढ़े, फिशन और फ्यूजन। स्वाति बताओ, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, कंबाइन होके, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखो बच्चे, अगर हम बात करें न्यूक्लियर फ्यूजन की, तो आप लोगों ने न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में थोड़ा बहुत 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो बताओ बच्ची, आप बताओ, मान्या न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में थोड़ा सा क्या पढ़ा है आप लोगों ने? अब जैसे आपको पता होगा सन में जो लाइट है वो किसकी वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो कोई और नहीं बताएगा, जिससे पूछा वो बताएगा क्या कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा है सन में, क्या होता है, कुछ आइडिया आपको? इतना तो आइडिया नहीं है। कोई बच्चा बताएगा? हाँ, तो दो हाइड्रोजन एटम मिलके हीलियम एटम। दो, ऐसा मतलब बेसिक तौर पे अगर देखें तो मतलब ऐसे तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, बट अगर बेसिक तौर पे कहें तो सन के अंदर दो हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। रुक जाओ बच्चे, पहले देख लो, फिर बाद में पूछ लेना, कुछ पूछना, ठीक है? अभी होता है सही बच्चे, और भी मतलब जैसे हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहे हैं, और हीलियम मिलके और हायर। अब इसके अंदर क्या होता है कि ऐसी फॉर्मेशन हो रही है, तो इसके पीछे फिजिक्स क्या है? देखो, जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है और इस तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है इधर। जब हम इधर से इधर, मतलब छोटे न्यूक्लियस फ्यूज होकर बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि एनर्जी रिलीज होगी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बच्चों, कई लोगों को लगता है कि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा का मतलब ये है,
हमने आपको पहले भी बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी एनर्जी ज़्यादा हो रही है। बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो और ज़्यादा एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। तो अगर हम कहें, कोई आपसे पूछे, रमनदीप अगर आपसे कोई पूछे कि जस्टिफाई करो बाइंडिंग एनर्जी कर्व से कि न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी रिलीज होती है, तो आप किस प्रकार आप उसको एक्सप्लेन करोगे? न्यूक्लियर फ्यूजन में अगर आपसे कोई कहे जस्टिफाई करो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है यूजिंग बाइंडिंग एनर्जी कर्व, कैसे जस्टिफाई करोगे आप? बताओ अच्छी बताओ। सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा देंगे ग्राफ को कि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है। आप ये कहोगे कि अगर हम लाइट नहीं, जैसे एक एग्जांपल में ये कह देगी, देखो अच्छे, जैसे अगर हम कहें तो ये बच्ची ग्राफ ड्रॉ करके बता देगी कि जैसे अगर छोटे छोटे दो लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन हो रहे हैं, तो अगर मान लो यहाँ से वो इस तरफ आते हैं, मतलब इससे इधर बन रहे हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है कि और एनर्जी वो क्या करेंगे, रिलीज, जब कंबाइन होंगे तो और एनर्जी रिलीज करेंगे। तो यहाँ से वो इधर की तरफ थोड़ा सा मूव कर रहे हैं। देखो अच्छे, एक चीज बता देते हैं हम आपको और आइडिया बता देते हैं। इधर देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन में मतलब इधर से इधर की तरफ मूव करते हैं, बट और आगे नहीं जा पाएंगे। वो क्या करते हैं, जब फ्यूज होते हैं, जब कभी फ्यूजन या फिशन होता है, तो हायर स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं। किधर मूव करते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि वो एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करे, मतलब वो आयरन की तरफ मूव करें। किधर मूव करें, टुवर्ड्स आयरन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में जब ये मिल रहे हैं तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब ये नहीं कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब वो एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हमें पता चलता है कि फ्यूजन प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिशन की। तो एक मिनट रुकिए, अच्छे जिससे पूछेंगे वो बताएगा। आप बताओ अच्छे, न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है? एक बड़ा न्यूक्लियस टूटता है, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट, जैसे मान लो यहाँ कहीं यूरेनियम है, ये यूरेनियम है। बताओ अच्छे, साहिल, जैसे यूरेनियम में टूटेगा, एक मिनट रुक जाओ अच्छे, जब यूरेनियम टूटेगा तो अब आपसे कोई कहे कि भाई बाइंडिंग एनर्जी कर्व से जस्टिफाई करो कि यूरेनियम टूटेगा तो फिशन प्रोसेस होगा और एनर्जी रिलीज होगी, कैसे बता सकते हो? उसका ग्राफ हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाएंगे। नहीं, इससे बाइंडिंग एनर्जी कर्व से कैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, बताओ। मतलब Fe है ना, उसके थोड़ा उससे नीचे ले जाएंगे। मतलब जैसे मान लो अच्छे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो, जैसे यूरेनियम हो गया, ये क्या हो गया, थोरियम हो गया। तो हम जैसे अगर फिशन की बात करते हैं तो जैसे इस प्रकार इसको समझा देंगे, यूरेनियम टूटा, थोरियम में और हीलियम में मान लो, तो यूरेनियम किसमें गया, यूरेनियम किसमें टूटा, थोरियम में। तो जब वो टूटा तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी घटी या बढ़ी, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी, मतलब वो और एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो जब कभी कोई फिशन या फ्यूजन का प्रोसेस होता है, जब कभी कोई फिशन या फ्यूजन का प्रोसेस होता है, तो फाइनली जो हमें मेन मतलब रिएक्टेंट, मतलब फाइनली जो रिजल्ट मिलता है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पहले वाले से क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो स्टेबल है, और वो जब बना है तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की है, क्या की है, रिलीज की है। समझो बच्चे, जो लास्ट क्लास में हमने आपको क्वेश्चन दिए थे बाइंडिंग एनर्जी वाले, तो बाइंडिंग एनर्जी वाला हमने क्वेश्चन दिया था कि x = y + z, ऐसा कोई एक क्वेश्चन दिया था हमने आपको, x = y + z। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जब था तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या आ रही थी, ज़्यादा आ रही थी। अब इसमें ना एंट्रेंस में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एंट्रेंस में क्या करेंगे, आपको ना 3 पॉइंट दे देंगे, 1 2 3 ऐसे ही कहेंगे, ये x है, ये y है, z है, ये इसमें टूटा, तो क्या बाइंडिंग एनर्जी इसमें मतलब ये प्रोसेस होगा या नहीं होगा। तो आपको चेक करना होगा कि फाइनली मास घटना चाहिए और बाइंडिंग एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो हम मास जो फाइनल प्रोडक्ट का होगा वो घटेगा और बाइंडिंग एनर्जी जो फाइनल प्रोडक्ट की होगी वो इंक्रीज होगी। तो शेष बताओ अच्छे, मास क्यों घटना चाहिए बताओ। फाइनली जो हमें मिलेगा, फाइनल जो आएगा, रिजल्ट आएगा, उसका मास कम होना चाहिए, क्यों? सर वो कोलाइड जब मतलब हुआ तो उसका मास और कोलाइड नहीं हुआ बच्चे, मतलब टूटा तो उसका ऑटोमेटिकली मास कम हो। एक मिनट, अदिति बताओ, हमने आपको एक रिएक्शन बताया था, ये वाला ही बताया था ना, इसमें क्वेश्चन दिया था ना, इसमें इसका और इस साइड का मास किया था, तो यहाँ का मास क्या हो जा रहा था, कम हो जा रहा था, ज्यादा था वहाँ का कम। यहाँ का कम हो जा रहा था, यहाँ का कम हो गया था। बताओ स्वाति, नहीं अदिति बताओ, यहाँ का मास कम क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर मास कम नहीं होगा तो एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमने बताया था ना, ये मास कम होना चाहिए, ये मास क्या होना चाहिए, ज़्यादा। मास जब हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसका मास कम होना चाहिए, मास कम होना चाहिए, बट बाइंडिंग एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर आप इसका मास देखो तो इससे कम आएगा, क्योंकि जो मास कम हुआ वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जबकि बाइंडिंग एनर्जी देखोगे तो इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी इससे
ज़्यादा आएगी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा का मतलब ये जो डिफरेंस हुआ उतना उन्होंने एक्स्ट्रा क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, और वो क्या हो गए, स्टेबल हो गए। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं ना, उसमें जो फाइनली हमें रिजल्ट मिलता है वो पहले वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे मान लो फ्यूजन प्रोसेस है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना, तो हीलियम जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा स्टेबल है। ये यूरेनियम टूटा तो उसके अंदर जो यूरेनियम के बाद वो थोरियम या किसी और में कन्वर्ट हुआ, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा जो फाइनल फॉर्मेशन होगी, क्योंकि तभी वो जो प्रोसेस है वो नेचुरली हुआ है। नेचर हमेशा जो है अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो अच्छा यहीं तक है इसकी कंक्लूजन, और बाकी तो हम इसके बाद फ्यूजन और फ्यूजन ही बता देते हैं, बस आपको कुछ नहीं, ठीक है।